अब ठीक है, बहुत अच्छा। कई बार जूम की तरफ से जो डिलीवरी होता है वो खराब होता है, अब उसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर पाते हैं। टाइम खाली ऐसे ही पार हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेक्सागन में क्या होता है, इस तरह से एटम्स के अरेंजमेंट होते हैं। आपको एक बेस होता है जिस पर इस तरह का अरेंजमेंट होता है, और एक बेस ऊपर में होता है उस तरह का अरेंजमेंट होता है, और एक बीच में होता है, 3 एटम होते हैं, समझिए सैंडविचिंग होता है। क्या होता है? सैंडविचिंग होता है। इसको ज्यादा डिटेल में तो नहीं सीखना है, जितना सीखना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर यहां से यहां तक तो सी से डिनोट किया जाता है। सी को कहा जाता है हाइट ऑफ यूनिट सेल। क्या कहा जाता है सी को? हाइट ऑफ यूनिट सेल कहा जाता है। ये बराबर होता है स्क्वायर रूट 2/3 into 4 ऑन के बराबर। ये याद रख लीजिए, अगर आप जो मैथमेटिशियन हो गए, जो 3 डायमेंशनल कैलकुलेशन प्लस ट्रिगोनोमेट्री का बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, वो लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हमें इससे कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें इसको एज इट इज जाना है कि ये इतना होता है। यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट होता है ये आपका ये होता है। ठीक है, ए यहाँ पर एक चीज देखिए, टचिंग कंडीशन यहाँ पर ऐसे होता है, ये आपका ए होता है और ए बराबर आर होता है। दूसरी बात, ए इज इक्वल टू 2r होता है। ए इज इक्वल टू क्या होता है आपको? 2r होता है। ए इज इक्वल टू क्या होता है? अब आ रही है जेड क्या होता है? जेड। तो जेड आप देखिए, ये 3 एटम तो कंप्लीटली इसके अंदर लाई कर रहे हैं, 3 into 1, ये 3 एटम कंप्लीटली लाई कर रहे हैं, इसलिए 3 into 1। ठीक है, और ये देखें ऊपर से ढक्कन के सेंटर पर है और ये नीचे से ढक्कन के सेंटर में, तो इसका आधा, इस एटम का आधा पार्ट तो ऊपर वाले यूनिट सेल में होगा और आधा पार्ट इसका इस वाले यूनिट सेल में होगा। उसी तरह से इसका हाफ पार्ट इस यूनिट सेल में होगा, हाफ पार्ट नीचे होगा। तो 2 into 1/2, 2 into 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 into 1/2 हो जाएगा। और देखो, और आपको ये सब एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एटम्स यहाँ एक जैसे। ठीक है, कैसे है? तो इसका ये एंगल देखिए, ये एंगल होता है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री करके आप इसको पहले ऐसे बांटिए, पहले तो इसको ऐसे रखिएगा, तो इस एटम का हेमीस्फेरिकल पार्ट इस यूनिट सेल के ऊपर चला जाएगा और एक और हेमीस्फेरिकल पार्ट नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इसकी वजह से हाफ आ गया। अब इसको, इस हेमीस्फेरिकल जो नीचे वाला है, इसको अगर देखने जाइएगा तो ये आपको 3 पार्ट में बटेगा, 120 120 एंड 120। इसकी वजह से 3, तो मिला करके पहले ये हेमीस्फेयर में बटा और फिर हेमीस्फेरिकल में 3 पार्ट में बट गया, तो इसको 1/3 मिला करके 1/2 into 1/3
1/6 पार्ट ही इस यूनिट से, तो इसको लिखेंगे 1/6। इसी को जब हम सॉल्व करते हैं, इसी को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपको आएगा 3 + 1 + 2 = 6। जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, 6 हो जाएगा। नोट करिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें सीसीटी की तरह ही कोऑर्डिनेशन नंबर जब देखा था तो सभी का 2। अब यहाँ पर ये खाली मत पूछिए कि सर इसमें तो कई तरह के आइटम से 12 कैसे हुआ, सबको इमेजिन कराया जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन मोड में नहीं कराया जा सकता। C is height of cylinder, C is the height of unit cell, लिखा हुआ है height of unit cell, Friends, C is the height of unit cell, कहां से आया वो याद करना होगा। वन बेसिक्स वाला देख लीजिए, जैसे यहाँ पर कोई यूनिट सेल जब रखिए, यूनिट सेल के कॉर्नर पर जब एटम रखेगा तो ये तो तबले की तरह बीच से ऐसे कटा हुआ है ना, तो इस एटम का आधा पार्ट ऊपर कहीं गया हुआ है, इस एटम का आधा पार्ट ऊपर के पार्ट में, आधा पार्ट ही उसका नीचे की ओर लाई कर रहा है ऐसे, ठीक है, इसीलिए इसको हाफ कर दिया, यही हाफ पार्ट यहाँ नीचे की ओर रहेगा, और उस हाफ पार्ट को भी जब देखिएगा, एक 120 यहाँ, एक 120 यहाँ और एक 120 यहाँ बनेगा, तो 3 पार्ट्स में ये कटा हुआ है, तो 1/3 पार्ट उस हाफ का भी 1/3 पार्ट, तो पहले तो हाफ कर दी, फिर उसको 1/3 कर दी, तो उत्तर कितना हो जाएगा, 1/2 का 1/3 यानी 1/6। शाकिब शाकिब ठीक है, अब हम लोग यूनिट सेल का एक वॉल्यूम निकालने जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, ये तो सिलेंडर की तरह है, the only difference is its base is a hexagon in place of a circle। तो सर्कल में क्या करते हो, सर्कुलर अगर बेस हो तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या लिखते हो, पाई आर स्क्वायर इनटू एच, क्या लिखते हो, पाई आर स्क्वायर इनटू एच, तो यहाँ पर भी बेस का एरिया इनटू हाइट कर देते तो काम हो जाएगा, है ना। सर्किल में क्या करते हो, पाई आर स्क्वायर इनटू एच हाइट, तो यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर इसका बेस ले लीजिए, इसका एरिया जो होगा वो निकाल लीजिए, इनटू हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको काम हो जाएगा, तो आएगा ये वॉल्यूम। वॉल्यूम ये ऐसे निकाला जा सकता है, ये देखिए यहाँ 6 हेक्सागन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन्स आपको यहाँ, 6 जो आपका हेक्सागन होगा तो लिखेंगे 6 इंटू
√3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड किसके बराबर है? 2r के बराबर। 6 ट्राइंगल है इसलिए 6 लिख दिए। एक ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड किसके बराबर है? तो 2r के बराबर। ये हो गया बेस का एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाइट क्या होता है? ओवर √2/3 इंटू 4r। हाइट इसका बराबर होता है ओवर √2/3 इंटू 4r। थोड़ी देर पहले मैं इसको लिखा हुआ था, याद कर लीजिएगा इसको। ये आपको सोल्व कर दूंगा, खाली सोल्व करके √3 से √3 हो जाएगा कैसे? 4 से 4 हो जाएगा कैसे? 6 इंटू 4 इंटू √2 24√2 और ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है। ये हो जाएगा आपको वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये आपको हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स। अब आपको इसमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। पैकिंग फ्रैक्शन होता है Z into 4/3 pi r by volume of unit cell। Z अभी दिखा देते 6 होता है 4/3 pi r by volume of unit cell ऊपर में लिखा देंगे 24√2 into r3। r3 4 कैसे हो जाएगा? और 24 से 24 भी ऐसे ही आएगा पाई बाय 3 पाई बाय 3√2। ये तो एग्जैक्टली आपको एफसीसी और सीसीपी अरेंजमेंट के बराबर है। इसको सोल्व करने पर 0.74 और 74% आता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड जिंक। आजकल ये सभी क्वेश्चन हमने लगाए, जमाना बदल गया। ये सब डायरेक्ट एकदम डिटो देता है कि इनमें से कौन सा इसमें पाया जाता है, कौन सा नहीं पाया जाता है। वीडियो चल रहा है सबको? वीडियो चल रहा है सबको? वनिया थोड़ा खुला स्पेस में चली जाओ, नेटवर्क आपका कमजोर है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं सीखना है, ये भी बहुत ज्यादा है। अब आप सीखिए वाइड कैलकुलेशन। बढ़े आगे। चलिए, ये इतना ही पढ़ना है। जब भी इसका क्वेश्चन आया है, जितना मैंने आपको लिखवा दिया है इतना ही से क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब हम लोग को
वॉइड्स पढ़ेंगे। वॉइड्स एफसीसी और सीसीपी में पाए जाते हैं, जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है। सीपी में पाए जाते हैं। वॉइड्स में एक दो दिन टाइम तो हम लगा दिए थे, लेकिन वॉइड में कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगा रहे थे। वॉइड्स में हम लोग कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगा रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं वॉइड्स। वॉइड्स आपको तीन तरह का मैं पढ़ाता हूं। एक ट्राइगोनल, दूसरा टेट्राहेड्रल और तीसरा ऑक्टाहेड्रल। ये तीन तरह का। अभी इसमें मेनली हम ये सीखने वाले हैं कि इतने तरह के तो वाइड्स बनते हैं। वाइड्स में जो हम एटम रखेंगे वो एटम का मैक्सिमम साइज क्या होगा। वाइड जो बनेगा उस वाइड में जो हम लोग एटम रखेंगे, उस वाइड में क्या रखेंगे, एटम रखेंगे, उस एटम का मैक्सिमम साइज क्या होगा, दैट इज टू बी कैलकुलेटेड। और उसका क्वेश्चन आता है, उस चीज को एनसीईआरटी में लोग नहीं दिया है, लेकिन कंपटीशन में उसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत। सबसे पहले ट्राइगोनल वॉइड, ठीक है, ये और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका कम है। तो सबसे पहले ट्राइगोनल वॉइड। ट्राइगोनल वॉइड में क्या करते हैं कि एक एटम लीजिए, ये दूसरा एटम लीजिए और ये एक तीसरा एटम लीजिए। ले लिए, तीन एटम आप ले लीजिए, थोड़ा बड़ा बनाते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये तीन एटम, ये तीन एटम का जैसे मैं इमेजिन कर रहा हूं, आप सोचिए, ये तीन एटम को एक टेबल पर, हॉरिजॉन्टल टेबल पर रख दीजिए। इन तीनों एटम्स को एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर आप रख दीजिए। कितना बड़ा बड़ा एटम, एक एटम, दूसरा एटम, तीन एटम, तीनों एटम रख दीजिए और सटा कर रख दीजिए तीनों को। इसी तरह से तीनों को सटा कर। अब एक चीज तो आपको लग रहा होगा कि एटम स्फेरिकल होता है, तो यहां से उभार या ढलक जो है देखिएगा ऐसे ही होता है। इसमें देखिएगा तो ये ऐसे जाएगा और इसमें देखिएगा तो ये ऐसे होके अंदर जाता है कि नहीं जाता है। लेकिन अगला एक आप एटम लीजिए जो एकदम, इसका प्लेन एक इमेजिन करिए, इन तीनों स्फीयर्स का सेंटर एक ही प्लेन में लाई करेगा। अगर इन तीनों को एक टेबल पर रखे हो तो इन तीनों एटम का न्यूक्लियस एक ही प्लेन में लाई करेगा। जब तीनों एटम का न्यूक्लियस एक ही प्लेन में लाई करेगा तो उसी प्लेन में यहां एक दूसरा एटम ले आएंगे, यहां पर, समझ गए, उसी प्लेन में एक दूसरा एटम ले आइए यहां। अब आपसे यही पूछा जाएगा कि ये जो एटम यहां पर रख रहे हैं इसका मैक्सिमम साइज क्या होगा, यही आपका क्वेश्चन है और यही आपको कैलकुलेट करना। कंफ्यूजन दूर हुआ, यही। अब मैं बता दूं ये वॉइड किसने बनाई, ये वॉइड जो बनाया गया ये किसने बनाए, ये लोगों ने बनाए, बड़े बड़े एटम ने बनाए। जो बड़े एटम होते हैं इनको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, होस्ट एटम कहते हैं।
क्या करते हैं इनको बेटा? होस्ट एटम्स करते हैं। ये सब टेक्निकल टर्म है। अरे रखेंगे बेटा, केमिस्ट्री में रिएक्शन करवाते रहो, न्यूमेरिकल बनाते हो कि नहीं बनाते आदित्य? अरे रख दिए, इसमें क्या इशू है आदित्य? कहते हैं कि नाइट्रिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा दो, तो क्या तुम क्लास में रिएक्शन करवाते थे? अरे मन ही में सोचना होता है सारा चीज, तो इसको मन में ही सोचना है सारा चीज। तो जिन जो बड़े बड़े एटम्स होते हैं, जिनको मिलाने से वॉइड बनता है, खाली जगह छूटता है, उन बड़े एटम्स को हम लोग होस्ट एटम करते हैं, और इनके रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। होस्ट एटम के रेडियस को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है। और ये जो छोटा एटम जो आपको दिख रहा है, छोटा एटम जो वाइड में रखा गया जो दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं गेस्ट एटम कहते हैं। क्या करते हैं इसको? गेस्ट एटम। गेस्ट अतिथि देवो भव। गेस्ट एटम इसको कहते हैं। तो एटम का नंबर नाम समझ में आ गया आपको कि जो वाइड में आता है उसको गेस्ट एटम कहते हैं, और जिनसे वाइड बनता है उनको होस्ट एटम्स कहते हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इनके कैलकुलेशन पर आते हैं। इनसे मिल करके एक ट्रायंगल बना लीजिए, बना लिए, और इसको आप ऐसे कर दीजिए, कर दिए। ठीक है। ये आपको हर एंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, पूरा एंगल 60 डिग्री है, तो एक एंगल ये भी 30 डिग्री होगा और एक एंगल ये भी 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अब इसमें इस वाले नीचे वाले ट्रायंगल को थोड़ा किनारे ले जाइए, इस नीचे वाले, ठीक है, ए बी सी को ऊपर ले जाइए। ये ए है, ये बी है और ये सी। यहां देखिए, ये कैपिटल आर और कैपिटल आर, ये 2R है यहां से लेकर यहां तक, है कि नहीं? ये भी कैपिटल आर है और ये भी कैपिटल 2R है, लेकिन ये कितने? ये कितना है? एक बड़े वाले एटम का रेडियस यहां तक और छोटे वाले एटम का रेडियस यहां तक, तो R प्लस छोटा वाला, इसको छोटा वाला R से डिनोट करते हैं। देखिए है कि नहीं? ठीक है। और ऐसे अगर देखने जाए तो ये यहां से यहां तक R और ये एंगल 30 डिग्री, तो यहां से लिख सकते हैं साइन 30 cos 30 डिग्री बाई R प्लस R। देखिए तो देख सकते हैं, और यहां से आपको आ जाएगा cos 30 कितना होता है? साइन 60 डिग्री होता है, और जो कि √3/2 होता है, जो कि 0.73 0.866। ठीक है। इसको सोल्व करें। R इज इक्वल टू 0.866 R, 0.866 R, 1 minus 0.866 R is equal to 0.866 R, इसलिए R by R is equal to 1 minus 0.866 by 0.866 आ जाएगा ये आपको।
0.154। सॉलिड स्टेट में ये फिक्स होता है, यानी कि गेस्ट एटम का रेडियस डिवाइडेड बाय होस्ट एटम का रेडियस, it should not be greater than 0.154 for stable arrangement। इतना ही आपको पढ़ना है ट्राइगोनल व्हाइट के बारे में, नोट कर लिया जाए। जब भी इसका क्वेश्चन आएगा इतना ही आएगा। नोट करिए, सारा बता दूं। देखिए क्या किया गया है, ये जो बड़ा एटम, इनको हम लोग कहते हैं होस्ट एटम, क्योंकि यही लोग मिलकर वॉइड बनाते हैं, और उसमें जो बाहर से आता है उसको कहते हैं गेस्ट एटम। बड़े एटम का रेडियस को आर से डिनोट करते हैं और छोटे वाले एटम के रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। बाकी ये सब आपको पता ही, तीनों को मिलाएंगे तो इक्विलेटरल एंगल बनेगा। ठीक है, ये 60 डिग्री होगा जिसमें हर एंगल 30 डिग्री होगा। मैं इसको यहाँ बड़ा डायग्राम बना दिया, यहाँ से यहाँ r प्लस r है, यहाँ से यहाँ लिख दिया, लेकिन इंडिविजुअल r ये कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस बड़े एटम का रेडियस प्लस छोटे एटम का रेडियस होगा, बड़े एटम का रेडियस एंड छोटे एटम का रेडियस, तो इसीलिए मैं इसको r प्लस r लिखा हूँ। 40 है, cos होता है 20/20, मैं सोल्व करती हूँ, यही है। बाकी का मैथमेटिक्स से बचा, उसमें मैं क्या समझा सकता हूँ। मैं बढ़ू आगे, बढ़ू
क्या अभी भी दिक्कत है? ये साइज आया, ठीक है। अगर आर को यहां रखिएगा, कैपिटल आर को यहां रखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि जो बड़ा वाला एटम है उसका रेडियस का केवल 15.4% ही छोटे वाले एटम का रेडियस होना चाहिए, जो उस वॉइड में रखा जा सकता है, ठीक है। इतना ही आपको यहाँ आएगा। ये सब कंपटीशन के लिए हमें पढ़ाने पड़ते हैं क्या? यही नहीं होता है। अब आपको मालूम है ना, बोर्ड में भी कंपटीशन के क्वेश्चन शामिल हो गए हैं। 20% सीबीएसई क्लियरली नोटिस दिया है। चलिए अब हम लोग उठाते हैं यार टीवी टेट्रागोनल वॉइड्स, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेट्रागोनल वॉइड्स, इसको टीवी भी कहते हैं। टीवी आप लोग घर में देखते हैं, ये दूसरा टीवी है, ठीक है। इसका डायग्राम थोड़ा बनाते हैं। टीवी तो मैं कल परसों भी बहुत समझा रहा था। ये एक एटम है सेंटर पर, ठीक है। ये एक और एटम है, ये एक और एटम है, और ये एक और एटम, और एक ये। याद होगा, मैं थोड़ा बड़ा बना दिया हूं लेकिन ऐसा ही बनता है। आपको टेट्राहेड्रल में ये पता है कि हर बॉन्डिंग, ये हो ये हो ये हो ये हो, कोई भी दो बॉन्ड लीजिए, उनके बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट ही होता है। कितना होता है? कोई भी दो उठाइए ना, उनके बीच का एंगल 109 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट्स ही होते हैं, ठीक है। अब आप एक काम करें, इसके सेंटर को मान लीजिए ए, इसके सेंटर को मान लीजिए बी, और इसके सेंटर को मान लीजिए सी। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर होस्ट एटम कौन? यस। और गेस्ट एटम कौन? है कि नहीं? होस्ट एटम कौन है और गेस्ट एटम कौन है? मैं आपको बता दूं, ये डायग्राम में मैं आपको पहले समझा दिया था कि तीन एटम को एक ट्रायंगल बनाइए, टेबल पर रखिए, तीन एटम का ट्रायंगल बना दीजिए, और एक एटम को ऊपर से ले आके रखिए। इन चारों एटम के बीचों बीच एक छोटा सा वॉइड क्रिएट होता है, उसी का रिलीज मिनट खत्म। इन चारों एटम के बीचों बीच एक छोटा सा, मैं थोड़ा बड़ा दिखाया क्योंकि डायग्राम क्लियर होना चाहिए, एक छोटा सा वॉइड क्रिएट होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, टेट्रागोनल वॉइड टीवी करते हैं। अब रहा इनको डायग्राम में देखा, ए बी सी, ए बी सी को मैं यहां बनाना चाहता हूं। ये देखिए ए है, ये देखिए बी है, और ये देखिए सी। बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए बेटा? 109 डिग्री 20 मिनट। यही ना पढ़े हम लोग, बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए कि नहीं? 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। अब ये दोनों टचिंग कंडीशन, ये दोनों टच, क्योंकि तीनों एटम जो आप टेबल पर सटा कर रखे थे वो एक दूसरे से टच कर रहा है, तो ये टचिंग कंडीशन है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? कैपिटल आर, 2r, 2r क्यों? एक रेडियस इसका, एक रेडियस इसका, और दोनों सटा हुआ। ये वाला कितना हो जाएगा? तो एक बड़े एटम का रेडियस और एक छोटे एटम का रेडियस, तो ये आपको हो जाएगा r प्लस r। अब ये कितना हो जाएगा? r प्लस r। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, बोलिए आप दिक्कत बोलिए। हो गया? अब एक देखिए, इस पॉइंट को मान लीजिए डी, डी, ठीक है, जिसमें एक ट्रायंगल बना लीजिए,
ये डी है, ये बी है और ये सी, इसका हाफ यानी कि ये आर होगा। ये कितना होगा? आर प्लस आर होगा। और ये कितना होगा? तो इसका हाफ में किया हो तो ये हो जाएगा 54 डिग्री, ऑलमोस्ट 54 डिग्री आपको ऑलमोस्ट हो। कोई दिक्कत? अब लगा दीजिए फ्रॉम ट्राइंगल सीबीडी, है ना, लिख सकते हो साइन 54 डिग्री इज इक्वल टू डीबी बाई सी। देखो तो साइन ठीक लिखे हैं। साइन 54 डिग्री कितना होता है? साइन 54 डिग्री कितना होता है बेटा? आप लोग तो जानते हैं। मैं निकालता हूं, मैं निकाल देता हूं। साइन कहाँ है इसमें? ये 0.809 0.809 लगभग इज इक्वल टू डीबी बाई सी। अब मैं इसको सोल्व नहीं करने जाऊंगा, बहुत सब बच्चों का काम है, वो आप लोग करते रहिए। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां से आता है r इज इक्वल टू 0.225। हाँ समझ गए? वो मेरा काम नहीं है कि सर इसको उधर ले जाइए, इधर ले जाइए, फिर उधर ले जाइए, फिर नानी घर ले जाइए, वो सब आप लोग का काम। इसको सोल्व करिएगा, आपको r आ जाएगा 0.225 r। कोई दिक्कत? यानी कि आप एक चीज देखिए, पिछले केस में r कितना था? 0.154, यानी कि 15% के लगभग मैक्सिमम साइज होना चाहिए। अब कितना है? 0.225, यानी कि लगभग 22.5 रेडियस का 22.5% के बराबर होना चाहिए। एक चीज बताओ, ट्राइगोनल वॉइड के कंपैरिजन में इस वाले वॉइड में बड़े साइज का एटम रखा जा सकता है कि नहीं? रखा जा सकता है ना? आप लोग नोट करिए, इसको नोट करिए और जल्दी बताइए। अब आसान आसान चीज खाली बचा है। नोट कर लिए? नोट कर लिए? अब आ जाइए ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बढ़े? अब आ जाइए ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखो एक डायरेक्टली भी आपको बताया जा सकता था कि ये होता है, लेकिन ऐसे क्या होगा ना, आपके दिमाग में अपलोड हो गया कि वो ऐसे ऐसे सॉल्व करने से होता है। तो कुछ भी ट्विस्टिंग ये सब उलट पुलट करेगा तो आप पकड़ लीजिएगा। ठीक है? अब आ जाइए लास्ट, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां बनता है? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक स्क्वायर बेस बना लीजिए, 1 2 3 4 स्क्वायर बेस 4 एटम का बना लीजिए। एक एटम ऊपर से लाइए और एक एटम नीचे से, ये आपको पहले से पता है। तो मैं ऊपर से देखने पर कैसा दिखेगा वो मैं क्या बता रहा हूं। एक एटम, दूसरा एटम,
थोड़ा छोटा बनना है, थोड़ा बड़ा बनाएंगे तब दिखेगा। ये आपको 4 एटम्स, ठीक है, और जो वॉइड पे रखे गए एटम्स है वो भी है, ठीक है। ये वॉइड पर एटम, एक एटम ऊपर से आता है, एक एटम नीचे से आता है। अब किसी को हमें सजाना, ये पहला एटम है, दूसरा एटम है, तीसरा एटम है, चौथा। एक एटम ऊपर से आया, एक एटम नीचे से आया। हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि ऑक्टाहेड्रन में ऑल कॉर्नर्स आर इक्वल, पढ़े हुए हैं। तो इसमें आप एक चीज देखिए, जब इस ट्रायंगल को बनाने जाएंगे, इस बड़े वाले ट्रायंगल पे हम बनाएंगे, तो देखिए क्या क्या, ये दोनों टचिंग कंडीशन में है, ये आर आर आएगा, ये आर आएगा, ये भी आर आएगा आपको, ठीक है। या यहीं से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं आप, ज्यादा चीज करने की कोई जरूरत नहीं, यहीं से आ जाए। देखिए कैसे आ जाए, आर प्लस आर, 2r यहां से हो जाएगा, आर प्लस आर, 2r यहां से हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, एक रेडियस बड़े एटम का और एक रेडियस छोटे एटम का, तो दो रेडियस, सॉरी, एक रेडियस बड़े एटम का यहाँ, एक रेडियस बड़े एटम का यहाँ, तो दो रेडियस और दो छोटे एटम के रेडियस। देखिए लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब इसका नाम दे दीजिए ए, बी एंड सी। आप लोग जानते हैं दिस का होल स्क्वायर प्लस दिस का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस का होल स्क्वायर होता है, तो इसको लिखिए, सिंस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, वैल्यू पुट करें, 2r का होल स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर 2 टाइम्स 2r प्लस 2r का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। इसमें 2 हो जाएगा आपको कैंसिल, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर प्लस आर का होल स्क्वायर, 2r स्क्वायर, आर प्लस आर का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कर दीजिए दोनों साइड, आर प्लस आर इज इक्वल टू रूट 2r, r is equal to root 2 minus 1 into r, 1.414 minus 1 into r, 0.414 r। तो इस तरीके से अब आपको सॉलिड स्टेट में कहीं पर भी आपको 0.154 आया तो कहां से आया सर, ये नहीं बोलना रहेगा। 0.225 कहीं लिखा हुआ देखे तो कहां से आ गया सर, ये नहीं बोलना रहेगा। और 0.414 अगर सॉलिड स्टेट में कहीं भी गया तो कहां से आ गया सर, वो नहीं बोलना रहेगा। क्लियर, क्लियर, चलिए नोट किया जाए।
हो गया? हाँ बेटा, जो बड़ा एटम होता है ना वो होस्ट एटम होता है, और जो छोटा एटम होता है जो वाइड में रखा होता है वो गेस्ट एटम होता है। और सभी जगह यही लेकर चलना रहेगा, कोई बताए या नहीं। सॉलिड स्टेट में जो बड़ा एटम होता है वही आपका होस्ट एटम होता है, जो घर बनाता है, जो वाइड बनाता है, और जो छोटे छोटे एटम होते हैं वो गेस्ट एटम होते हैं। बढ़े? चलिए एक और चीज आपको बोलूं, फॉर्मूला इसे बनाने के लिए जो कल सीख रहे थे उसका थ्योरी थोड़ा सा होता है, लिखे नहीं तो उसको लिख लेंगे, क्वेश्चन तो आप सीट से बना ही लीजिएगा। शीट भी मैं अब आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, क्योंकि अब हम लोग 70% से भी ज्यादा कोर्स निकाल चुके हैं। अब शीट आपको देना चाहिए। चलिए देखा, आपको सॉलिड स्टेट में एक अक्सर क्वेश्चन आता है, टू डेराइव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। इसमें जो काम आपको करना हो, इसका एग्जांपल में आपको एनसीईआरटी से 2 क्वेश्चन करा दिया। इसमें 2 तरह के केसेस होंगे, एक एफसीसी और सीसीपी और दूसरा एचसीपी, यही 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एफसीसी और सीसीपी में जेड कितना होता है? 100। ठीक है, नंबर ऑफ पीवी कितना होता है? 8। नंबर ऑफ ओवी कितना होता है? 4। जेड कितना होता है? 6। नंबर ऑफ टीवी कितना होता है? तो इसका दुगना यहाँ, तो यहाँ भी इसका दुगना होता है। नंबर ऑफ ओवी कितना है? इसके बराबर होता है, तो यहाँ भी यही। अब आपको क्वेश्चन में अगर ये कह दे कि एटम ए को मैं यहाँ रख रहा हूँ, बी को यहाँ रख रहा हूँ, सी को यहाँ, जैसा कहे वैसा रख के फॉर्मूला बना दीजिए। कहे कि नहीं टेट्राहेड्रल व्हाइट 2/3 ही केवल लिए, तो 12 का 2/3 कर दीजिए, 8 ले लीजिए, 8 पर बना दीजिए क्वेश्चन। समझ गए? जैसे कहे वैसे छाप लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल बनाने में आपको काम आए। अब ये आयनिक क्रिस्टल, अरे मिस्टेक है बेटा, यहाँ 4 नहीं इसका 6 हो जाएगा। अब आ जाइए आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड पढ़ेंगे, क्रिस्टल डिफेक्ट पढ़ेंगे, चैप्टर हो जाएगा खत्म। हेडिंग बनाइए आयनिक सॉलिड्स। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का। आयनिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड का मतलब होता है आयनिक कंपाउंड्स वाले सॉलिड। सुनते रहिएगा, आयनिक सॉलिड्स का मतलब होता है आयनिक कंपाउंड वाले सॉलिड, मतलब विच इज मेड अप ऑफ कटाइंस और अनाइंस। ठीक है, तो कटायन और अनायन में एक खासियत होता है बेटा, whenever a cation is formed, it is formed by the loss of electrons,
by using one or more electrons, the radius of the atom decreases. हम लोग रफली जानते हैं पीरियोडिक टेबल से कि if an atom lose one electron, then its radius becomes almost half of the original radius. And if it loses two electrons, then its radius becomes almost 1/4 of the original radius. If an atom loses 3 electrons, then its radius becomes equal to 1/8 of the original radius. This is rough approximation. This is not the exact calculation. तो ये cation में क्या होता है कि whenever the cation is formed, it is always lesser than its parent atom. And opposite to this, when an anion is formed, it is formed by gain of one or more electrons. One or more electron को जब आप gain करते हो, तो radius जो होता है वो बढ़ जाता है, parent atom से वो बड़ा हो जाता है. और यहाँ भी वही स्टोरी चलता है. एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑलमोस्ट रेडियस ट्वाइस हो जाता है. ऑलमोस्ट दो इलेक्ट्रॉन अगर गेन करते हैं तो रेडियस ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो जाता है. 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो रेडियस ऑलमोस्ट आपको 8 टाइम्स हो जाता है. ये अप्रोक्सीमेशन है समझने के लिए, एग्जैक्ट डेटा नहीं. मतलब कभी न्यूमेरिकल देगा तो लगभग ऐसा करके आप क्वेश्चन बना नहीं सकते हो, फ्री है सब सही हो जाएगा. चलिए, तो एक चीज हम देखें कि जब भी आयोनिक क्रिस्टल बनेगा, कटायन और अनायन से ही बनेगा. कटायन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, यानी कटायन छोटे साइज का होता है, और अनायन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और इसलिए अनायन बड़े साइज का होता है. मोस्ट ऑफ द केसेस में ध्यान रखिएगा, नॉट ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द केसेस में कटायन, मोस्ट ऑफ द आयोनिक क्रिस्टल में कटायन छोटा होता है और अनायन बड़ा होता है. समझ गए? कटायन क्या होता है? छोटा होता है, और अनायन क्या होता है? बड़ा होता है. और हम पढ़े हैं कि जो बड़ा एटम होता है उसको हम लोग कहते हैं होस्ट एटम. क्या कहते हैं उसको? होस्ट एटम कहते हैं. यानी कि यही बड़ा एटम क्रिस्टल सिस्टम का घर बनाएगा, क्रिस्टल सिस्टम का यूनिट सेल बनाएगा, और यही एटम की वजह से कुछ छोटे छोटे जगह छूट जाएंगे. बड़े एटम की वजह से कुछ छोटे छोटे जगह छूट जाते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? वाइट्स कहते हैं. जिनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वाइट्स कहते हैं. और इन वाइट्स में छोटे छोटे एटम को रखा जा सकता है, और छोटा एटम इन जनरल कौन होता है? कटायन. यानी वाइट्स में इन जनरल किसको रखेंगे? कटायंस को रखेंगे. वाइट्स में इन जनरल हम किसको रखेंगे? कटायंस को रखेंगे. तो एक जनरल परसेप्शन हमारा ये तैयार होता है, एक जनरल परसेप्शन हमारा ये तैयार होता है कि आयोनिक क्रिस्टल में जो अनायन होता है वो बड़ा साइज का होता है, और जो कटायन होता है वो छोटे साइज का होता है. तो जो अनायन होगा वो सीसीपी, एफसीसी या एचसीपी या और किसी भी अरेंजमेंट में आपको क्रिस्टल सिस्टम को बनाएगा, और इन्हीं बड़े बड़े एटम्स की वजह से कुछ वाइड स्पेस रह जाता है. इन्हीं बड़े बड़े एटम्स की वजह से क्या रह जाता है? कुछ वाइड स्पेसेस रह जाते हैं, और उन वाइड स्पेसेस में जो छोटी छोटी जगहें होती हैं उनमें हम लोग को किसको रखना होता है? उनमें हम लोग को रखना होता है गेस्ट एटम, और इस केस में कटायन को रखना होता है. किसको रखना होता है? कटायन. इतना तक मैं आपको क्लियर करना है, इन सबको लिखवा रहा हूं, अभी लिखवा रहा हूं. अब एक चीज देखिए, जो वाइड बनता है, जो वाइड बनता है वो जनरली टेट्राहेड्रल वाइड बनता है या ऑक्टाहेड्रल वाइड. कहेगा टेट्राहेड्रल वाइड भी तो आप पढ़ाए, यस वो मैं पढ़ाया, लेकिन वो आपको एफसीसी और सीसीपी में नहीं पाया जाता. ठीक है, इन सब में जगहों में उसका कोई कदर नहीं है, वहां पर किसी एटम वगैरह को हमारे सिलेबस में नहीं दिया. ठीक है, इसलिए उसको आप थोड़ा देर के लिए भूल जाइए. आगे पीही और ओही, इन्हीं दोनों को लेकर मेरी चलते रहना. मैं आपको बता दूं होस्ट एटम कौन है? अनायन.
बड़ा बड़ा आइटम अनायन, और वो आपको क्रिस्टल सिस्टम तैयार करेगा, क्रिस्टल सिस्टम खड़ा करेगा, और उनकी वजह से कुछ व्हाइट्स बनते हैं। उनकी वजह से क्या बनते हैं? कुछ व्हाइट्स बनते हैं। व्हाइट्स में कौन आएंगे? कटायन आएंगे, जो जनरली छोटे साइज के होते हैं। अब आपको व्हाइट्स तो दो तरह के होते हैं, एक टीवी भी होता है, टेट्रागोनल व्हाइट होता है, और एक ओवी भी होता है, हेटेरो व्हाइट भी होता है। तो कटायन इन दोनों में रखा जा सकता है। अगर कटायन बहुत छोटा है तो टीवी में रखा जाएगा, अगर कटायन बहुत छोटा है तो टीवी में रखा जाएगा। इसकी कैलकुलेशन से देखिए, टीवी का रेडियस 0.225 आर के बराबर आया है, और ओवी का रेडियस 0.414 आर आया है। तो बड़ा कौन? ओवी, और छोटा कौन? टीवी। अगर आपको कटायन एनएफ स्मॉलर तो उस कटायन को हम टीवी में रखते हैं, और अगर अगर कटायन का साइज टीवी के साइज से बड़ा है, टेट्राहेड्रोक्वाइड के साइज से बड़ा है कटायन का साइज, तो वैसे केस में कटायन हम कहाँ रखेंगे? ओवी में रखेंगे। कहाँ रखते हैं हम लोग? ओवी ऑफ टेट्राहेड्रोक्वाइड में। एक और, किसी यूनिट सेल के अंदर कई सारे टीवी होंगे, ओवी होंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उस यूनिट सेल के अंदर में मौजूद सारे टीवी और ओवी को व्हाइट, सारे टीवी और ओवी को कटायन ऑक्युपाई कर ले। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैंडेटरी कंडीशन नहीं। ऐसा हो सकता है कि कटायन या जो छोटा एटम वो सम ऑफ द टीवी और ओवी को ऑक्युपाई करे, एंड रिमेनिंग टीवी एंड ओवी may be empty, may be empty। तो कोई जरूरी नहीं कि सारे टीवी और ओवी भर दिए जाए। तो ये सब बातें हैं, इन सब बातों को भी आप ध्यान में रखिएगा। ये सब बातें जो मैंने आपको बताया, ये वो बातें हैं जो आपको जनरली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें लिखा रहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, फॉल्स, करेक्ट, इनकरेक्ट एटसेट्रा। तो वैसे क्वेश्चन में इन सब बातों का जरूरत होता है। मैं समझता हूं कि इन सब बातों को पहले नोट कर लीजिए, तब फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलिए स्टार्ट करें। बोलकर मैं लिखवा रहा हूं, देखिए आयोनिक क्रिस्टल, बोलकर लिखवाएं। लिखिए, इन आयोनिक क्रिस्टल कॉमा, इन आयोनिक क्रिस्टल कॉमा bigger ion, bigger ion जो बड़ा होता है, usually anions, bigger ions usually anions होते हैं, form bigger ions usually anions form the close packed structure, form the close packed structure, form the closed packed structure, form the closed packed structure। ब्रैकेट में लिख दीजिए सीसीपी और एचसीपी, सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग और एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, लिख दिए ब्रैकेट में। and the smaller ions, and the smaller ions usually cations, usually cations occupy the voids, occupy the voids, full stop के बाद लिखिएगा। thus
unit cell consists of, thus unit cell consists of, thus unit cell consists of both cations and anions. मासिर में आपका क्वेश्चन जवाब दूंगा, पहले लिख लिया दीजिए। Unit cell consists of both cations and anions. Consists of both cations and anions. Cations and anions. Point change करके लिखिए, point change करके लिखिए। If smaller ion, देखो smaller ion कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा कटायन हो, कई बार उल्टा भी पासा फेंका जाता है, कटायन ही बड़ा होगा और अनायन छोटा होगा, तो रट रटा के मत चलिए, इसीलिए मैं यूजुअली लिखा है, जिसका मतलब होता है सामान्यतः, हमेशा। If smaller ion is small enough, if smaller ion, if smaller ion is small enough, smaller ion is small enough, then it occupies, then it occupies, then it occupies TV, 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 otherwise OV, otherwise OV, मतलब अगर छोटा जो आयन है वो बहुत छोटा है तो टीवी में जाएगा, नहीं तो ओवी में जाएगा। एक और पॉइंट लिखिए, एक और पॉइंट लिखिए आप, it is not necessary, it is not necessary it is not necessary to occupy, it is not necessary to occupy all TV and OV. It is not necessary to occupy all TV and OV. It is not necessary to occupy all TV and OV. ठीक है, ये हम लोग आयनिक सॉलिड्स का कुछ बेसिक्स सीखे। अब इसका सोडियम रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, सोडियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड फ्लोराइड स्ट्रक्चर, इन सब का बहस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल हम लोग करेंगे इसका बहस, कल भी ऑलमोस्ट केवल थ्योरी निकलेगा, ठीक है, कल केवल थ्योरी करेंगे, फिर वेडनेसडे को डिस्कशन करेंगे। और आप लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार करिए बढ़िया से, ठीक है, संडे को हम फिर मिलेंगे एक और क्विज के साथ। थैंक यू।